आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिक्स ऑफ रिसर्च। यहाँ पे हम रिसर्च के बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि रिसर्च होता क्या है। रिसर्च, इसमें हम क्या करते हैं, वी सर्च फॉर नॉलेज, कि कोई चीज है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, उसमें हम कुछ नया निकालते हैं। सो वी सर्च फॉर नॉलेज। एंड अगर हम इसकी एक सिस्टमैटिक डेफिनेशन देखें, सो रिसर्च इज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक रिसर्च। एंड अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, सो रिसर्च इज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर जब हमें कोई पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, उस चीज को निकालने के लिए हम एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक सर्च करते हैं, उसे हम रिसर्च कहते हैं। अब रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? क्या कोई रैंडमली कोई भी चीज हमारी रिसर्च है, हम कैसे भी उसको सर्च कर सकते हैं? नो, देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। फर्स्ट वन इज इट शुड बी सिस्टमैटिक। आगे हम पढ़ेंगे कि रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं, कि सबसे पहले आप ये चीज करेंगे, उसके बाद फिर ये होगा, फिर ये होगा, इस तरीके से कुछ स्टेप्स हैं, इसीलिए इसे सिस्टमैटिक कहा जाता है। सेकेंड वन इज लॉजिकल। जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं वो एक लॉजिक वे में होना चाहिए, लॉजिकल वे में होना चाहिए। नेक्स्ट एम्पेरिकल। वो क्या होना चाहिए? एम्पेरिकल होना चाहिए। आप कुछ भी मन में बोलो या आपने खुद से सोच लिया है कि ये चीज ऐसी होगी, इट इज नॉट द थिंग इन रिसर्च। इसके लिए आपको एविडेंसेस होने चाहिए, आपके ऑब्जर्वेशन होने चाहिए। एक एम्पेरिकल यानी कि इसको कंडक्ट किया गया है, एविडेंसेस को कलेक्ट किया गया है और उसके बाद रिजल्ट निकाला गया है, तो इट शुड बी एम्पेरिकल। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव, what the researcher wants to achieve or find out through the study. ऑब्जेक्ट, किसी भी रिसर्च में आप ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि एक रिसर्च के अंदर आपको ये चीजें फाइंड आउट करनी है, दैट इज ऑब्जेक्टिव। जो भी रिसर्चर को किसी रिसर्च के अंदर चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं, जिसके लिए वो रिसर्च कर रहा है, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव एंड इट गाइड्स द एंटायर रिसर्च प्रोसेस। जब आप रिसर्च कंडक्ट करेंगे तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स आएंगे, बहुत सारे जर्नल्स आएंगे, बहुत सारे आइटम्स होंगे जहां पर आपका ध्यान जो है इधर उधर भटक सकता है। लेकिन आपने अगर अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लैरिफाई कर रखा है कि मुझे सिर्फ ये पॉइंट्स ही इसमें अपने रिसर्च से निकालने हैं, देन ओनली यू कैन कंडक्ट योर रिसर्च इन अ प्रॉपर वे। अदरवाइज क्या होगा कि आपका ध्यान भटकता रहेगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई योर रिसर्च। ठीक है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है। देन कम्स रेप्लिकेबल। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज रेप्लिकेबल। सो रेप्लिकेबल क्या होता है कि ऐसी रिसर्च स्टडी जो कि बाकी रिसर्चर्स रिपीट करें अगर यूजिंग द सेम मेथड, सेम प्रोसीजर एंड सेम कंडीशन, तो उन्हें भी सिमिलर रिजल्ट्स मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रिसर्च कंडक्ट किया और आपको जो रिजल्ट्स मिले वही सफिशिएंट नहीं है, दैट शुड बी रिपीटेबल या रेप्लिकेबल। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है? रिसर्चर ट्राइज टू कीप अदर फैक्टर्स कांस्टेंट और मैनेज देम सो दैट दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी। मान लेते हैं कि रिसर्चर ने कोई भी वेरिएबल लिया है और या कोई भी फैक्टर लिया है किसी चीज को जानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर वो देखना चाहता है कि सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक क्या डिपेंड करता है वेदर पर, तो जब हमें ये चीज पता करनी है तो हम बाकी सारी जो फैक्टर्स हैं उसको कंट्रोल करेंगे। देखो, सारी चीजें कंट्रोल करना इज नॉट पॉसिबल, बट टू सम एक्सटेंट जितना कंट्रोल किया जा सकता है रिसर्चर को उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि ये फैक्टर भी तो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कोल्ड ड्रिंक सेल के लिए। तो अब आपको बताना होगा या रिसर्चर को बताना होगा कि आपने इस चीज को इस तरीके से कंट्रोल किया है। कंट्रोल वेरिएबल्स को जो है, जो अदर वेरिएबल्स हैं जो रिसर्चर नहीं चाहता, उनको कंट्रोल करना होगा। नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक। साइंटिफिक क्या होगा? रिसर्च जो साइंटिफिक होनी चाहिए, दैट इज इट शुड बी सिस्टमैटिक, इट शुड बी लॉजिकल, इट हैज ऑब्जेक्टिव एंड एविडेंस बेस्ड मेथड टू डिस्कवर और वेरीफाई दैट नॉलेज, राइट। ऐसे अंधाधुंध हम कुछ भी बात नहीं कह सकते, जैसे कि पुराने जमाने में बोली जाती थी कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट देती है तो अपशगुन हो जाता है। इस तरीके की जो सुपरस्टिशियस बातें होती है वो आप रिसर्च के अंदर नहीं कर सकते, बिकॉज रिसर्च शुड बी साइंटिफिक। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ऐसा लगता है कि पॉवर्टी क्राइम को के लिए वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। यू शुड हैव द एविडेंसेस अवेलेबल विद यू। अगर आपके पास रिसर्च से, इस रिसर्च से रिलेटेड कहीं एविडेंस है जहां पर आपने प्रॉपर इसको कंडक्ट किया है, कंट्रोल किए हैं वेरिएबल्स, वो सारा प्रॉपर प्रोसीजर करने के बाद अगर आप इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, देन ओनली दिस रिसर्च विल बी कंसिडरेबल। नेक्स्ट वन इज एथिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट
पार्ट है रिसर्च का, आपने सारा रिसर्च बहुत अच्छे से किया, बट आपने जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनका कंसेंट नहीं लिया, आपने जो भी अनएथिकल चीजें थी उसको कंडक्ट किया, तो आपको पूरा रिसर्च बेकार है. सो एथिकल मीन्स कंडक्टिंग अ स्टडी in a morally right, honest, fair and responsible manner while respecting the rights, dignity, safety and privacy of participants. आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पार्टिसिपेंट्स के जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी आप प्रॉपर प्राइवेसी रख रहे हैं, आप फेयर है, आप मोरली राइट है, आप जो भी उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपके रिसर्च का पर्पस क्या है, उनको थोड़ा आइडिया होना चाहिए इस चीज का कि वो किस लिए किस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. उनको आप फेक कोई स्टोरी नैरेटिव बताकर रिसर्च में पार्टिसिपेट नहीं करवा सकते. सो दैट शुड बी अनएथिकल. वो अनएथिकल हो जाएगा दैट, तो हमें रिसर्च को एथिकल वे में कंडक्ट कराना है. और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस भी हुए हैं. अगर फर्दर मेरे पास अगर टाइम रहा तो मैं आपसे कुछ ऐसे भी इंसिडेंसेस शेयर करूंगी जो कि बहुत फेमस स्टडीज हैं जहां पर रिसर्च एथिक्स को कंसिडर नहीं किया गया एंड दैट कॉज्ड ब्लंडर. इसीलिए एथिकल कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ रिसर्च. सो टाइप्स ऑफ रिसर्च की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहते हैं इन सोशल साइंसेस. द रिसर्चर कैन नॉट कंट्रोल द वेरिएबल्स. यहाँ पर जो रिसर्चर है वो वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता. He can only report what has happened or what is happening. For example, frequency of shopping, preferences of people or similar data. यहाँ पर सिर्फ जो रिसर्चर है वो सिर्फ डिस्क्राइब करेगा कि क्या चीजें हो रही है, क्या हुई, ठीक है. दैट इज डिस्क्रिप्टिव डेटा, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल कि जो रिसर्चर है उसे देखना है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई रिसर्चर ये जानना चाहता है कि किसी शॉप में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी बिक्री होती है, तो वो वहां पर जाता है, सिंपली इस चीज को ऑब्जर्व करता है कि उस प्रोडक्ट को कितने लोग खरीदते हैं पर डे. यहाँ पर जो रिसर्चर है ही कैन नॉट मैनिपुलेट द फैक्टर्स, ही कैन नॉट मैनिपुलेट द वेरिएबल, बट यहाँ पर वो सिंपली क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है एंड सिंपली बता सकता है कि क्या चीजें हुई हैं, व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट इज हैपनिंग. So that is descriptive research. Most of the researches में descriptive research as a base research रहता है, बेस टाइप ऑफ रिसर्च. यानी कि आप हर एक रिसर्च में ये तो बताएंगे कि क्या चीज हो रही है, व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट इज हैपनिंग, है ना. तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. सो अलॉन्ग विद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आप फर्दर एक चीज और जोड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी चीज को एक्सप्लोर करना, जानना है, सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जब आप लगाते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च तो उसमें हम क्या बताते हैं कि आपको अभी तक इस फील्ड में कितना पता है. देन उसके बाद फिर किस चीज में हम मूव ऑन करेंगे कि अब आप किस चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं. सो दैट इज हाउ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज. नेक्स्ट वन इज एनालिटिक रिसर्च. सो एनालिटिक रिसर्च goes beyond description. The researcher uses already available information and critically examines it to draw conclusions. Analytical research में क्या होता है, जो रिसर्चर है वो ऑलरेडी जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको यूज करता है एंड उसी से ही कंक्लूजन निकालता है आफ्टर क्रिटिकली एग्जामिनिंग द available information. For example, NCRB crime statistics to determine crime trends. Next one is applied research. Now, applied research is conducted to solve a specific practical and immediate problem faced by society, government, industry, business, or organizations. For example, evaluating the effectiveness of community policing. Applied research हम कब यूज करते हैं, जब हमें कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिकल या इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है. तो जो भी रिसर्च कंडक्ट किया जाएगा वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाएगा. फॉर एग्जांपल इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग, कि किसी ने कि अगर हम कम्युनिटी पुलिसिंग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बाद वो कितना इफेक्टिव रहा उसको इवेल्युएट करने के लिए हमने रिसर्च कंडक्ट किया. सो दैट विल कम अंडर अप्लाइड रिसर्च. नेक्स्ट वन इज फंडामेंटल, बेसिक या प्योर रिसर्च जिसे हम कहते हैं. वो फंडामेंटल रिसर्च इज कंडक्टेड टू इंक्रीज नॉलेज. अगर आपको कोई फिनोमिना को अंडरस्टैंड करना है तो फंडामेंटल रिसर्च जो है कंडक्ट किया जाता है टू इंक्रीज दैट नॉलेज and develop theories without any immediate practical application. देखो यहाँ पर फंडामेंटल रिसर्च के अंदर आपको
इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं देख रहे हैं. इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, राइट. अब इसमें एक एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टडिंग व्हाई पीपल कमिट क्राइम्स. अब ये किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है इमीडिएटली, बस यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि लोग क्राइम क्यों कर रहे हैं. एंड डेवलपिंग थ्योरीज ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, या जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी से रिलेटेड अगर हमें कोई थ्योरी डेवलप करनी है तो हम उसके लिए रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव रिसर्च. एग्जाम में आपसे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च काफी बार पूछा गया है. क्वांटिटेटिव रिसर्च पहले समझते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च होता क्या है. सो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट एंड इन्वॉल्व्स न्यूमेरिकल डेटा. क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप वर्ड समझिए क्वांटिटेटिव. तो क्वांटिटेटिव मतलब इसमें अमाउंट की हम बात करते हैं, क्वांटिटी की हम बात करते हैं, इसके अंदर न्यूमेरिकल डेटा होता है. इट इज यूज्ड व्हेन फिनोमेना कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स. जब क्वांटिटेटिव रिसर्च हम कब यूज कर सकते हैं, जब हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसकी जो चीजें हैं हम उसको नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ऑफन, व्हाट परसेंटेज. ये सभी चीजों के आंसर्स जो हैं हम नंबर्स में ले सकते हैं. जैसे मैं पूछूं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 40, 50, 60 ना. हाउ मच डू यू अर्न, तो आपने अपनी सैलरी बता दी. सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी रिटन इन नंबर्स. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है क्वांटिटेटिव रिसर्च के. इट इज न्यूमेरिकल डेटा, इट हैज स्ट्रक्चर्ड मेथड्स, वी कैन कलेक्ट डेटा फ्रॉम लार्ज सैंपल्स, देन वी कैन कंडक्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स. ये सारे जो खासियत है वो सारी क्वांटिटेटिव रिसर्च की है. Next, we will talk about qualitative research. So, qualitative research focuses on understanding qualities, experience, feelings, attitude, beliefs, motive, and behavior. And it seeks to understand why people behave in a certain way. देखो, क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो किस चीज पर फोकस करती है, क्वालिटीज पर फोकस करती है. अब देखो, सारी चीजों को आप नंबर्स में नहीं बता सकते. अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने नानी के घर जाते हैं तो आपको कैसा लगता है. कैन दिस क्वेश्चन बी आंसर्ड इन नंबर्स? नो. ये क्या है, फीलिंग्स है. दिस कैन नॉट बी आंसर्ड इन नंबर्स. तो उसके लिए इस तरीके के जो रिसर्चेस होते हैं जहां पर आप नंबर्स से डेटा नहीं बता पाते, देयर यू हैव बिलीव्स, बिलीव्स, एटीट्यूड, बिहेवियर, इन सब चीजों को बताने के लिए, और इफ यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग, इन सब चीजों को बताने के लिए ठीक है क्वालिटेटिव रिसर्च आपको उसमें कंडक्ट करना पड़ेगा. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च की. दिस आर नॉन न्यूमेरिकल डेटा, in-depth understanding, small samples and flexible method, rich description की बात करते हैं. पहला तो आपको समझ में आ गया कि इसमें नंबर वाला डेटा नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर, क्योंकि वर्ड्स हैं. इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की हम बात करते हैं. क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी किसी भी चीज की, बट क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी चीज को आप सिर्फ नंबर में बता रहे हैं तो आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग उसमें नहीं मिलेगी. बट क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं, तो दैट इज इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग. नाउ स्मॉल सैंपल्स की बात करते हैं कि स्मॉल सैंपल्स हमने इसमें क्यों लिखा है, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आपके पास न्यूमेरिकल डेटा है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप उसमें कर सकते हैं, तो इसीलिए उसमें आप लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स को कलेक्ट कर सकते हैं. बट क्वालिटेटिव डेटा में आप इंटरव्यू के थ्रू मेनली डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, या फिर क्वालिटेटिव रिसर्च कंडक्ट करने के लिए बहुत सारे जो मेथड्स होते हैं वो उनमें से आप सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं. इस तरीके से चीजों को आप फोकस ग्रुप से कंडक्ट कर रहे हैं, तो आप ज्यादा सैंपल्स इसमें कलेक्ट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो कंपैरेटिवली हम यहाँ पर स्मॉल सैंपल्स रखते हैं. ऑल्सो वी हैव फ्लेक्सिबल मेथड्स. अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं, दैट डजंट नीड टू बी स्ट्रक्चर्ड. जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट करें, ये पहले से ही क्वेश्चंस बने बनाए रखे हुए हैं और आपने वो पूछा, ऐसा नहीं है. आप चाहें तो इसको सेमी स्ट्रक्चर्ड भी रख सकते हैं इंटरव्यू को, आप चाहें तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी ले सकते हैं. दैट्स कंप्लीटली अप टू यू. ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिसर्चेस बता दिए हैं और इसमें मैंने मोस्टली चीजों को कवर कर लिया है. दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर पेपर 1, क्योंकि पेपर 1 में आपसे रिसर्च पूछा जाता है, तो ये सारी चीजें आपके पेपर 1 में भी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसर्च प्रोसेस की, कि रिसर्च होता कैसे है.
तो सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। आप किसी चीज को रिसर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, दो तरीके के रिसर्च प्रॉब्लम होते हैं, दोज दैट रिलेट टू स्टेट्स ऑफ नेचर एंड दोज दैट रिलेट टू रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, तो दो तरीके की रिसर्च प्रॉब्लम होती है। पहला जहां पर आप नेचर के स्टेट को रिलेट कर रहे हैं, एंड सेकेंड वन जहां पर आप वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को समझा रहे हैं, राइट। अब जो मैंने फर्स्ट पार्ट बोला रिलेट्स टू स्टेट ऑफ नेचर, ये आप में से काफी लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे व्हाट इज द क्राइम रेट इन दिल्ली, कि दिल्ली में क्राइम रेट कितना है, ये हमें नहीं पता कि दिल्ली का क्राइम रेट कितना है, और इसको हम रिसर्च के थ्रू कंडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सिंपली हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम किसी वेरिएबल को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो सेकंड पार्ट है इसका रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, इसका एग्जांपल देखो, इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड क्राइम। यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे हैं, पहला है पॉवर्टी एंड सेकंड वन इज क्राइम। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं, ये हम पता कर रहे हैं। सो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम हमने फॉर्मुलेट कर लिया। सबसे पहला काम रिसर्च प्रोसेस में यही है कि आपको रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करना है। रिसर्च प्रॉब्लम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग, सेकेंड स्टेप पर जाता है। सेकेंड स्टेप होता है एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे, कि आपने बहुत अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट किया। अब आपको ये देखना है कि क्या उसमें पहले रिसर्चेस हो चुके हैं, या अगर रिसर्चेस हुए हैं किन एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है, ऑल्सो क्या स्कोप है, हर एक मतलब रिसर्च गैप आप ढूंढ सकते हैं, राइट। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है उनकी स्टडी कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, और अदर स्कॉलरली सोर्सेज जो है दैट रिलेट्स टू योर टॉपिक, आप उनको स्टडी कर सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप हमारे रिसर्च में क्या है, लिटरेचर रिव्यू। नाउ मूविंग ऑन टू स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में डेवलपमेंट ऑफ अ वर्किंग हाइपोथेसिस की बात करते हैं। आप एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, बट हर एक रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस हो, दैट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी। जरूरी नहीं है कि हर रिसर्च में हाइपोथेसिस हो। अब हाइपोथेसिस होता क्या है, सो हाइपोथेसिस क्या है, इट इज अ टेंटेटिव अजम्पशन made in order to draw out and test its logical and empirical consequences। हाइपोथेसिस क्या है, टेंटेटिव अजम्पशन करता है रिसर्चर, और उसको ही टेस्ट करता है यूजिंग आफ्टर द डेटा कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई एक रिसर्च कंडक्ट कर रही हूँ कि जो जुवेनाइल्स हैं उनके ऊपर उनका क्राइम से रिलेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन। तो रिसर्च डिजाइन क्या होता है कि कोई भी आप रिसर्च कर रहे हैं उससे पहले का एक, अगर हम ब्लूप्रिंट कहें तो ब्लूप्रिंट होता है हमारा रिसर्च डिजाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई घर बनाना चाहते हैं तो उससे पहले हम एक आर्किटेक्ट से उसका आउटर स्ट्रक्चर बनवाते हैं, प्लान करवाते हैं कि इधर किचन किस तरफ होना चाहिए, बाथरूम किस तरफ होना चाहिए, हॉल की लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, एंड ऑल दैट। तो वो एक ब्लूप्रिंट होता है। सो दैट हमें आइडिया लग जाए कि इस रिसर्च के अंदर कहाँ पर क्या चीजें करनी है, किस तरीके का डेटा कलेक्ट करना है। So all this will come under research design. Next one is determining sample design. अब ये समझे कि हमें सैंपल को कलेक्ट कैसे करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप पॉपुलेशन के हर एक पर्सन से बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अगर मेरे लाखों में पॉपुलेशन है तो क्या मैं उन लाखों लोगों का इंटरव्यू ले पाऊंगी? नो। सो इससे बचने के लिए वी डू सैंपल डिजाइनिंग, या जिसे हम सैम्पलिंग कहते हैं, जहां पर हम सैंपल लेते हैं, उस पॉपुलेशन में से सैंपल को ड्रॉ करते हैं कि ये परफेक्ट यूनिट रहेगी उस पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हम चावल की बोरी खरीदने जाते हैं तो क्या हम पूरी चावल की बोरी के एक एक दाने को देखते हैं? नो। हम एक हैंडफुल ऑफ राइस लेते हैं और उसमें जो ग्रेन्स है उनको चेक करते हैं। अगर उस हैंडफुल ऑफ राइस में सारे ग्रेन्स ठीक है, इसका मतलब बोरी के सारे चावल जो है वो ठीक रहेंगे। तो यही सैंपल है जो हमने हथेली में लिया जिन चावलों को, दैट इज आवर सैंपल। नेक्स्ट वन इज कलेक्टिंग द डेटा। हम डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो डेटा कलेक्शन इज सिस्टमैटिक प्रोसेस of obtaining information from various sources to answer questions and test hypothesis। डेटा कलेक्शन क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहां पर हम अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं ताकि हमने जो रिसर्च क्वेश्चंस बनाए थे उसके हमें आंसर मिल सके, एंड अगर हमें हाइपोथेसिस रखा है रिसर्च के अंदर तो वो भी हमें पता चल पाए। तो दैट इज
collecting the data. And next one is execution of the project. Execution of the project is a stage in the research process where the research plan is put into action and data are actually collected according to the research design. ठीक है, जहां पर हमने actually data को collect किया है, that is our execution of the project. ठीक है, उसके बाद एनालिसिस ऑफ डेटा. अब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, अब उस डेटा को तो वो हमें रॉ फॉर्म में मिला है. जब तक हम उसको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, क्लासिफाई नहीं करेंगे, समराइज नहीं करेंगे, इंटरप्रेट नहीं करेंगे और एग्जामिन नहीं करेंगे, तब तक उस डेटा का कोई वैल्यू नहीं है हमारी नजरों में. सो आफ्टर द डेटा कलेक्शन हम क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं. उसके बाद आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग. सो आफ्टर एनालाइजिंग द डेटा एज स्टेटेड अबव, द रिसर्चर इज इन अ पोजीशन टू टेस्ट द हाइपोथेसिस. अब हमने क्योंकि डेटा निकाल लिया है, डेटा को एनालाइज कर लिया है, तो क्या जो हमने वो टेंटेटिव स्टेटमेंट पहले बनाई थी, क्या वो हमारे रिसर्च के हिसाब से सही बन रही है, वही हम चेक करते हैं इन आवर हाइपोथेसिस टेस्टिंग. नेक्स्ट वन इज जनरलाइजेशन इंटरप्रिटेशन. व्हेन अ हाइपोथेसिस इज टेस्टेड मेनी टाइम्स एंड कंसिस्टेंटली supported by evidence, the researcher may develop a general rule or theory when several related generalizations are combined and supported by the evidence. तो कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो रिसर्चर जो है एक थ्योरी बना लेता है उससे, क्योंकि काफी सारी जनरलाइजेशन वो कंबाइन होकर एक थ्योरी बन सकती है. एंड ऑल्सो दैट शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस. दे मे form a theory. So interpretation is the process of explaining the meaning and significance of research findings. तो interpretation क्या है, एक process है जहां पर हमने research की जो भी findings निकाली है उसको explain करना को हम उस process को हम कहते हैं interpretation. Next one is preparation of the report or the thesis. अब हमने सब चीजें कर लिया, hypothesis testing कर लिया, सब कुछ कर लिया. अब बारी आती है कि हमको report prepare करनी है, thesis prepare करनी है. Finally, the researcher has to prepare the report of what has been done by him. This is a diagram I took from Kothari और इसके अंदर हमें एक चार्ट फॉर्म में दे रखा है कि कैसे एक रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है. सो फर्स्ट वन इज डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, देन रिव्यू द लिटरेचर रिव्यू, देन वी फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस एंड नेक्स्ट हम बनाते हैं रिसर्च डिजाइन, देन वी कलेक्ट द डेटा, देन वी एनालाइज द डेटा एंड फाइनली वी इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट द डेटा. सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन. अभी हमने बात करी कि जो रिसर्चर है वो डेटा कलेक्ट करता है फ्रॉम सैंपल्स. तो ये डेटा को कलेक्ट करना का तरीका क्या क्या है. तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्राइमरी डेटा एंड देन वी विल टॉक अबाउट सेकेंडरी डेटा. जनरली जो रिसर्चर खुद से कलेक्ट करता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा. फॉर एग्जाम्पल, जब रिसर्चर खुद फील्ड पर जाता है, खुद से डेटा कलेक्ट करता है फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्सेज फॉर अ स्पेसिफिक रिसर्च पर्पस, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, या कह सकते हैं कि फर्स्ट हैंड डेटा. They are original in character and have not been previously collected by anyone else. कि यहाँ पर जो डेटा कलेक्ट किया है रिसर्चर ने वो पहले किसी और ने नहीं कलेक्ट किया है. तो यहाँ पर जो रिसर्चर डेटा को कलेक्ट करेगा प्राइमरी डेटा में, वो डेटा जो होगा रिसर्चर के खुद के स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा. अब प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए अलग अलग मेथड्स हैं. सो फर्स्ट वन इज दिस ऑब्जर्वेशन मेथड. यहाँ पर जो रिसर्चर है वो लोगों को ऑब्जर्व करता है, इवेंट्स को ऑब्जर्व करता है, सिचुएशंस को ऑब्जर्व करता है डायरेक्टली, एंड उसके बाद फिर वो अपने डेटा को कलेक्ट करता है, यानी सिर्फ ऑब्जर्व करता है वो. दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज ऑब्जर्वेशन मेथड. तो इसमें भी 4 तरीके होते हैं: कंप्लीट पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट एज ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर एज पार्टिसिपेंट, या कंप्लीट ऑब्जर्वर. तो सबसे पहले कंप्लीट पार्टिसिपेंट के बारे में समझते हैं कि कंप्लीट पार्टिसिपेंट क्या होता है. जहां पर जो रिसर्चर होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है ग्रुप में और सीक्रेटली ऑब्जर्व करता है और अपने डेटा को कलेक्ट करता है. वो किसी को बताता नहीं है ग्रुप में कि वो डेटा को कलेक्ट करने के लिए उन लोगों के बीच में है. ठीक है, सो दैट इज कंप्लीट पार्टिसिपेंट. नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपेंट एज ऑब्जर्वर. यहाँ पर जो रिसर्चर है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है एंड बट यहाँ पर जो जिन लोगों से उसको डेटा को कलेक्ट करना है वो लोग जानते हैं कि जो रिसर्चर है वो स्टडी कर रहा है, वो उन लोगों से डेटा कलेक्ट करेगा या उन लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है. ये ऑलरेडी पार्टिसिपेंट्स को पता होता है, बट कंप्लीट पार्टिसिपेंट के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स है उनको पता नहीं होता.
देन थर्ड मेथड इज ऑब्जर्वर एज पार्टिसिपेंट। यहाँ पर क्या होता है, रिसर्चर का जो प्राइमरी रोल है वो ऑब्जर्वर की तरह है, बट वो थोड़ा सा इंटरेक्शन कर सकता है उस ग्रुप के साथ जिसका उसको डेटा को कलेक्ट करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो इंटरेक्शन है पार्टिसिपेंट्स के साथ काफी लिमिटेड होता है एंड कंट्रोल्ड मैनर में होता है। एंड लास्ट वन इज कंप्लीट ऑब्जर्वर। यहाँ पर जो है रिसर्चर वो पार्टिसिपेट नहीं करता, डिस्टेंस से ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को एंड अपने डेटा को कलेक्ट कर रहा है। प्राइमरी डेटा कलेक्शन का सेकंड मेथड है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। इंटरव्यू मेथड, इसमें क्या होता है, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का एक टेक्निक होता है जहां पर रिसर्चर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछता है रिस्पोंडेंट से और आंसर्स को रिकॉर्ड करता है। अब इंटरव्यू के भी टाइप है, इनफॉर्मल या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, देन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, देन गाइडेड या सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो इनफॉर्मल इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, जो रिसर्चर जो है गो विद द फ्लो होता है, ठीक है। इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चंस होते हैं उसी वक्त, और इंटरव्यू जैसे जैसे बढ़ता जाता है वहां पर क्वेश्चंस बनते जाते हैं, ठीक है। दैट इज इनफॉर्मल इंटरव्यू। नेक्स्ट कम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है, प्री प्लान्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और सेम ऑर्डर में पूछे जाते हैं बाय द इंटरव्यूअर टू एवरी रिस्पोंडेंट, तो वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो गया। नेक्स्ट वन इज गाइडेड और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो गाइडेड और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है कि इट इज अ कॉम्प्रोमाइज फेज, जहां पर आप स्ट्रक्चर्ड भी नहीं होता कंप्लीटली और अनस्ट्रक्चर्ड भी नहीं होता कंप्लीटली। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि आप कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी आउटलाइन लेकर जाते हो रिस्पोंडेंट के पास, और फिर उसके बाद आप कुछ क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं, आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड भी नहीं होता और कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड भी नहीं होता। सो दिस इज गाइडेड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। देन देयर इज वन टर्म कॉल्ड प्रोब, जो कि जनरली पूछा जाता है कि प्रोब क्या होते हैं। सो दीज आर द एडिशनल प्लान्ड क्वेश्चंस which are used to obtain more detailed information। जैसे कि आपने किसी रिस्पोंडेंट से कुछ बात करी, आपने कुछ इंफॉर्मेशन निकाली एंड उसमें आपको और चीजें जाननी है, तो हमने उसे बोला कैन यू एक्सप्लेन दिस फर्दर। एडिशनल प्लान क्वेश्चंस पूछते हैं टू नो द फर्दर डिटेल्स, दैट इज कॉल्ड प्रोब्स। नेक्स्ट वन इज फोकस ग्रुप, जो हमारा थर्ड मेथड है डेटा कलेक्शन का, दैट इज फोकस ग्रुप। अब फोकस ग्रुप डिस्कशन क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जहां पर स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को हम एक स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कशन के लिए बुलाते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मॉडरेटर और फैसिलिटेटर। मॉडरेटर कौन होता है, इस पर भी काफी चीजें चर्चा पर है, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं मॉडरेटर के भी कि मॉडरेटर कौन हो सकता है या उसका रोल क्या 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 है। सो अभी फिलहाल के लिए आप समझिए कि जो फोकस ग्रुप डिस्कशन होता है वो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है। सेकेंड थिंग, इसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जहां पर एक स्पेसिफिक कोई टॉपिक लिया जाता है और उस पे आगे फर्दर क्या इंफॉर्मेशन है इन लोगों के पास वो हम जानते हैं, ठीक है। नाउ द पर्पज इज टू अंडरस्टैंड पार्टिसिपेंट्स ओपिनियन। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टीचर चाहती है कि हम स्टडी मटेरियल को थोड़ा इम्प्रूव करें, या हमने अगर ई स्मार्ट लर्निंग स्कूल में इंट्रोड्यूस करा है तो ये कैसे हेल्प कर रहा है या फिर ये कोई हेल्प नहीं कर रहा, ये पेरेंट्स से ओपिनियन जान रहे हैं, स्टूडेंट्स ओपिनियन जान रहे हैं, तो ये क्या एक फोकस ग्रुप डिस्कशन हो गया। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला तो एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है एंड यूजुअली इसमें 6 to 12 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कंडक्टेड बाय अ मॉडरेटर या फैसिलिटेटर। देन डिस्कशन फोकस इज ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, बहुत स्पेसिफिक टॉपिक होगा जिस पर इसमें डिस्कशन होगा, एंड पार्टिसिपेट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड इट जनरेट्स रिच एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। जहां पर बुक्स में या जर्नल्स में, आर्टिकल्स में इस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, बट द पीपल आर हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट दैट थिंग, तो वहां पे फोकस ग्रुप डिस्कशन का जो रिसर्च मेथड है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चनियर मेथड। सो क्वेश्चनियर मेथड क्या होता है, ये भी वन ऑफ द मेथड है डेटा कलेक्शन का। इसे कहते हैं सेल्फ रिपोर्ट डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सेल्फ रिपोर्ट डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हर एक रिसर्च पार्टिसिपेंट अपने रिसर्च स्टडी को खुद फिल करता है एंड उसको फिर वापस रिसर्चर को दे देता है। अब ये जो क्वेश्चनर मेथड है ये हम अलग अलग तरीके से भेज सकते हैं, भेज भी सकते हैं, भरवा भी सकते हैं, जैसे थ्रू मेल भेज दिया या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भेज दिया है ना, लिंक्डइन के थ्रू भेज दिया, फेसबुक के थ्रू भेज दिया, व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया, या फिर लाइव उस रिस्पोंडेंट के सामने उसको शेयर करके दे दिया। तो बहुत सारे इसके तरीके हैं।
अब यहाँ पर ही दो और बातें आती हैं, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, दूसरा होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, जहां पर रिस्पोंडेंट अपने वर्ड्स में आंसर देते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इमोशन, बिलीफ, सारी चीजें उसमें डाल देते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो रिस्पोंडेंट है उसको जो गिवन ऑप्शंस है उसी में से ही चूज करना पड़ता है। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, हमने एक रिसर्च कंडक्ट करनी है जहां पर हमें जानना है कि फेवरेट बेवरेज क्या है एक स्कूल में बच्चों का। हमने उनको ऑप्शन दे दिया है टी, कॉफी, मिल्क और कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, ये चार ही ऑप्शन हैं और अगर हम किसी भी स्टूडेंट या रिस्पोंडेंट से इसका आंसर चाहेंगे तो उसको इन चार में से ही सेलेक्ट करना होगा। तो दिस इज कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, जहां पर रिस्पोंडेंट के पास खुद के लिए, खुद के सोच से ऑप्शंस नहीं होते। ठीक है, नाउ ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होता है, जहां पर रिस्पोंडेंट को अपने ओन वर्ड्स में जवाब देना होता है। जैसे मैंने पूछा हाउ वाज योर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इन स्कूल। अब यहाँ पर हम रिसर्चर जो है उसने कोई ऑप्शन नहीं दिया उसको कि आपको इसी पॉइंट से ही बोलना होगा या इसी पॉइंट को इंक्लूड करना होगा, बट यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है वो अपनी मर्जी से अपने जो भी इमोशंस है उसको बोल सकता है, जितना चाहे बोल सकता है। नेक्स्ट वन इज शेड्यूल मेथड। शेड्यूल मेथड क्या होता है, यहाँ पर हम जो रिसर्चर है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करता है और यहाँ पर एक इन्यूमरेटर होता है जो कि रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछता है और परफॉर्मर जो भी होता है, शेड्यूल जो होता है, उसमें उस आंसर को रिकॉर्ड करता है। यहाँ पर रिस्पोंडेंट खुद नहीं भरता है क्वेश्चनेयर को, यहाँ पर भरने के लिए एक पर्सन होता है जिसे इन्यूमरेटर कहा जाता है। सो शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो कि एडवांस में प्रिपेयर कर जाते हैं, बट क्वेश्चनेयर में जैसे हम रिस्पोंडेंट खुद भरता है उस क्वेश्चंस को, यहाँ पर इन्यूमरेटर जो है वो फिल करता है उस क्वेश्चनर को, राइट। सो ये दीज ऑल आर द मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन। अब हम बात करते हैं कि सेकेंडरी डेटा क्या होता है। तो सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, जहां पर हम ऑलरेडी डेटा जो कलेक्ट हो चुका है, ऑलरेडी डेटा जो यूज हो चुका है और रिकॉर्ड हो चुका है, पब्लिश हो चुका है, हम उस डेटा से अपना जो भी हमने रिसर्च किया है उससे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग न्यू इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग सोर्सेज में ही जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हम उसी से ही डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो एग्जांपल्स क्या है, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, एकेडमिक सोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशनल रिकॉर्ड्स, ऑनलाइन डेटाबेसेस एंड वेबसाइट, बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सारे एग्जांपल्स जो है सेकेंडरी डेटा के हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है इफ यू आर बिगिनर इन रिसर्च। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल। सो वेरिएबल क्या होता है, इट इज एन कैरेक्टरिस्टिक्स, एक एट्रीब्यूट, फैक्टर, फिनोमेना, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल जो कि चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं जेंडर, ठीक है, अब जेंडर चेंज हो सकता है, मेल फीमेल है ना हमारे पास ऑप्शन। सो इट टेक्स डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम वन पर्सन, ग्रुप, सिचुएशन, टाइम टू अनदर। अब हो सकता है कि ये पर्सन मेल है, दूसरा पर्सन फीमेल है, तो ये क्या हुआ, पर्सन टू पर्सन डिफर कर गया। ऐसे ही एज, इनकम, इस तरीके की चीजें जो है ये वेरिएबल में काउंट होते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो वेरी कर सकती है, जिसके पास मोर देन वन एट्रीब्यूट है, अगर किसी भी चीज को वेरिएबल बनना है तो उसके पास मोर देन वन एट्रीब्यूट होना चाहिए, है ना। देन टाइप्स ऑफ वेरिएबल की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंसेस और कॉज चेंज इन अनदर वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो दूसरी वेरिएबल में चेंज पैदा कर सकता है उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जो अफेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं पॉवर्टी इंक्रीजेस क्राइम, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो पॉवर्टी होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा क्राइम होगा, कि गरीबी की वजह से क्राइम हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे जैसे गरीबी बढ़ेगी वैसे वैसे क्राइम बढ़ेगा, तो क्राइम किस पर डिपेंड है, पॉवर्टी पर। सो दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल की। यहाँ पर एक्सट्रेनियस वेरिएबल में टर्म आप देखिए एक्स्ट्रा, है ना, एक्सट्रेनियस में वर्ड क्या है, एक्स्ट्रा। तो ए वेरिएबल अदर देन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, कोई भी ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा कोई भी ऐसा वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर सकता है वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि पॉवर्टी अफेक्ट्स क्राइम, एक सिंपल यही एग्जाम्पल हमने ले रहे हैं कि पॉवर्टी अफेक्ट्स क्राइम, तो इसमें क्या होगा कि पॉवर्टी
क्राइम को अफेक्ट कर रही है, लेकिन ऐसे और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्राइम अफेक्ट हो रहा है, जैसे एजुकेशन हो गया, फैमिली बैकग्राउंड हो गया, पीयर इन्फ्लुएंस हो गया। ये सभी क्राइम के रेट को इफेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड है तो भी क्राइम रेट बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, लेकिन इन फैक्टर्स को रिसर्चर को अगर नहीं देखना है, वो उसको कंट्रोल करेगा किसी भी वे में, एंड दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एक्सट्रेनियस वेरिएबल, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल वेरिएबल, अ वेरिएबल दैट इज केप्ट कांस्टेंट और कंट्रोल ड्यूरिंग रिसर्च। ऐसा वेरिएबल जिसे पूरी रिसर्च के दौरान कंट्रोल या कांस्टेंट रखा गया। एग्जांपल, इफ अ रिसर्चर स्टडीज क्राइम अमंग ओनली मेल्स, तो जेंडर यहाँ पर कंट्रोल किया गया है कि फीमेल्स को अलाउ नहीं किया जाएगा या अदर जेंडर को अलाउ नहीं किया जाएगा, सिर्फ मेल्स के अगेंस्ट जो क्राइम हुए हैं रिसर्चर को उसकी स्टडी करनी है। देन नेक्स्ट वेरिएबल इज मॉडरेटर वेरिएबल। मॉडरेटर वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल इट अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। किसी दो वेरिएबल के बीच के स्ट्रेंथ या डायरेक्शन को इफेक्ट करने वाले वेरिएबल को मॉडरेटर वेरिएबल कहा जाता है। एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमने यही सेम एग्जांपल लिया है कि पॉवर्टी में इंक्रीज क्राइम मोर अमंग यंग देन अमंग ओल्डर एडल्ट्स। यहाँ पर एज जो है वो मॉडरेटर का काम कर रहा है। देखो, हमने सिंपल सेम वही वेरिएबल्स लिए कि पॉवर्टी इंक्रीजेस क्राइम, लेकिन यूथ ये यंग पीपल हैं उनमें क्राइम करने का जो लेवल है वो ज्यादा है, और हम इनको किससे कंपेयर करें? ओल्डर एडल्ट से। तो यहाँ पर हमने देखा कि एज फैक्टर की वजह से ये जो हमारा स्टेटमेंट है पॉवर्टी में इंक्रीज क्राइम, ये अफेक्ट हुआ। So that is why this is called moderator variable, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन चेंज कर दिया एज ने। नेक्स्ट वन इज इंटरवीनिंग वेरिएबल, जिसे मीडिएटिंग वेरिएबल भी कहते हैं। सो ये क्या है? कोई भी ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में आता है टू एक्सप्लेन दैट रिलेशनशिप। अब जैसे हम कहें कि पॉवर्टी की वजह से क्राइम हो रहा है, अब पॉवर्टी जो है डायरेक्टली क्राइम को इफेक्ट नहीं करता। सो पॉवर्टी की वजह से लोगों में आता है स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस की वजह से क्राइम होगा। जितना ज्यादा स्ट्रेस का लेवल होगा उतना ज्यादा क्राइम बढ़ेगा, राइट? तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज द इंटरवीनिंग वेरिएबल या मीडिएटिंग वेरिएबल। आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी चीजें। नेक्स्ट वन इज हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस हमने क्या बताया कि हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, एजम्पशन होता है, प्रेडिक्शन होता है, जो कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। बट ध्यान रखिए कि एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जिसे रिसर्च के थ्रू हमको टेस्ट करना है। सो दैट इज हाइपोथेसिस। दो तरीके के हाइपोथेसिस की हम मेनली बात करते हैं, दैट इज नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या है? एक डिफॉल्ट असम्पशन है किसी भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट में, दैट देयर इज नो इफेक्ट, नो डिफरेंस एंड नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ये कि जो दो वेरिएबल्स या दो से ज्यादा वेरिएबल्स हमने लिए हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, दैट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। और इसे हम जनरली H0 के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने इसमें दिखाया है। देन अल्टरनेट हाइपोथेसिस की हम बात करें तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहता है कि देयर इज अ इफेक्ट, देयर इज अ डिफरेंस और रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेरिएबल्स। जब भी दो या दो से ज्यादा किसी वेरिएबल के बीच में हमें कोई रिलेशनशिप का है या डिफरेंस पता चलता है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं, तो हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलते हैं उसे। एंड इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? H1 या HA से। इट इज द हाइपोथेसिस दैट रिसर्चर यूजुअली वांट टू टेस्ट एंड सपोर्ट। और यही वो हाइपोथेसिस होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जिसे रिसर्चर जनरली टेस्ट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज रूल ऑफ पार्सिमनी। समझते हैं। तो रूल ऑफ पार्सिमनी कहता है कि जब आपके पास किसी एक सेम फिनोमिना के दो या दो से ज्यादा एक्सप्लेनेशंस हैं, तो जो भी सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा उसे ही प्रेफर किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ पार्सिमनी। नेक्स्ट वन इज इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है कि जब भी आपके रिजल्ट आया है किसी भी स्टडी से, तो वो फ्री फ्रॉम एनी एक्सट्रेनियस वेरिएबल, कि किसी और वेरिएबल का इफेक्ट उसमें नहीं पड़ा, एक्सेप्ट जिन वेरिएबल्स की स्टडी रिसर्चर को करनी थी उसके अलावा कोई और वेरिएबल ने उसको इम्पैक्ट नहीं किया है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल वैलिडिटी। तो जितना ज्यादा इंटरनल वैलिडिटी होगा, जितना ज्यादा हमें श्योरिटी मिलेगी कि हमारा रिसर्च सही है। देन एक्सटर्नल वैलिडिटी की हम बात करते हैं। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है? इज द डिग्री टू द रिजल्ट ऑफ अ स्टडी can be applied beyond the specific participant condition and environment of the condition. External validity क्या कहता है कि अगर किसी भी स्टडी के रिजल्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं सेम, अगर
पार्टिसिपेंट कंडीशन, एनवायरमेंटल स्टडी देने और हमें सिमिलर रिजल्ट्स मिलते हैं तो वो स्टडी बहुत अच्छी होती है एंड दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो रिसर्च के अंदर इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी को भी हम चेक करते हैं। नेक्स्ट वन इज रिसर्च मेथड। रिसर्च मेथड और रिसर्च मेथोडोलॉजी में काफी बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो रिसर्च मेथड क्या होता है? वो सारी प्रोसीजर टेक्निक्स जो कि हम डेटा को कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं, उसे रिसर्च मेथड कहते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स, लॉजिक एंड रैशनल अंडरलाइंग द चॉइस एंड यूज ऑफ रिसर्च मेथड। आपने अपनी रिसर्च के अंदर पर्टिकुलर मेथड क्यों लिया है, बेसिकली व्हाई, जो आप जिस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं ना कि आपने यही रिसर्च मेथड क्यों लिया है, उसे उसके एक्सप्लेनेशन को हम रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। नाउ ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसर्च डिजाइन की। तो रिसर्च डिजाइन क्या है? मैंने बताया आपको ब्लूप्रिंट होता है वो रिसर्च का, जहां पर हम ये बताते हैं ओवरऑल प्लान कि हम कैसे डेटा को कलेक्ट करेंगे, मेजर करेंगे और एनालाइज करेंगे। दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं इसके, एक्सप्लोरेटरी एंड कंफर्मेटरी। एक्सप्लोरेटरी क्या होता है? बॉटम अप और थ्योरी जनरेशन अप्रोच टू रिसर्च होता है। इसके अंदर 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन, सर्च फॉर पैटर्न एंड टेंटेटिव कंक्लूजन। ये 3 चीज हम निकालते हैं। तो एक्सप्लोरेटरी मेथड में हमें जब एक्सप्लोरेटरी मेथड हम कब लगाते हैं? जब हमारे पास बहुत मिनिमल इंफॉर्मेशन होती है या फिर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती और ऐसी फील्ड में पर अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं तो हम जनरली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन वहां पर यूज करते हैं। और एक्सप्लोरेटरी मेथड को हम कभी कभार इंडक्टिव मेथड भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जा रहे हैं। स्पेसिफिक से हमारे पास एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होता है और उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से हम ब्रॉड इंफॉर्मेशन और कलेक्ट करते हैं। नाउ द एक्सप्लोरेटरी साइंटिफिक मेथड फोकसेस ऑन थ्योरी डिस्कवरी, जनरेशन एंड कंस्ट्रक्शन। अब एक्सप्लोरेटरी साइंटिफिक मेथड जो है किस पर फोकस करती है कि हम थ्योरी डिस्कवर कर पाए। अगर हमें कोई पैटर्न दिखता है, कोई सिमिलराइजेशन दिखती है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें एक थ्योरी जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अब मेथड्स क्या है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करने के? सेकेंडरी रिसर्च, रिसोर्स एनालिसिस। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? प्रीवियसली कलेक्टेड फाइंडिंग्स के हम डिटेल्स लेते हैं इन अ इजियर एंड इनएक्सपेंसिव वे। अ रिव्यू ऑफ पास्ट रिसर्च में रिवील दैट अ स्मॉल बट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम हैज नॉट बीन एडिक्वेटली स्टडीड। इसे हम रिसर्च गैप कहते हैं। तो हम प्रीवियसली जो भी हमारे पास आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स हो गए या फिर थीसिस हो गई, डिसर्टेशंस हो गए, इस तरीके की चीजें जब हमारे पास होती है उनको हम स्टडी करते हैं, उनका रिव्यू करते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं जो छूट चुके हैं, जिसे हम रिसर्च गैप कहते हैं। और यही रिसर्च गैप जो है आपका न्यू रिसर्च प्रोजेक्ट बन सकता है। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी मेथड। इसमें ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड है जहां पर हम इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन के लिए हम कॉम्प्रिहेंसिव केस मेथड को यूज करते हैं। इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन किसी भी चीज का हो सकता है, सिंगल इंडिविजुअल का हो सकता है, ग्रुप का हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, इवेंट का हो सकता है, सिचुएशन का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। बस हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सपर्ट ओपिनियन सर्वे। एक्सपर्ट ओपिनियन सर्वे क्या होता है? यहाँ पर हम व्यू, जजमेंट, इंसाइट को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द एक्सपर्ट्स टू बेटर अंडरस्टैंड द रिसर्च प्रॉब्लम, और हम आइडियाज जनरेट करते हैं और हाइपोथेसिस वगैरह जनरेट करते हैं। एंड फोकस ग्रुप डिस्कशन ऑलरेडी मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ ऊपर, सो मैं यहाँ पे से रिपीट नहीं कर रही। नेक्स्ट वन इज कंफर्मेटरी, है ना। अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था ये था एक्सप्लोरेटरी, अब हम पढ़ रहे हैं कंफर्मेटरी। सो कंफर्मेटरी क्या है? टॉप डाउन और थ्योरी टेस्टिंग अप्रोच है रिसर्च का। जो एक्सप्लोरेटरी मेथड होता है वो थ्योरी जनरेशन मेथड होता है, वहां पर हम थ्योरी जनरेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कंफर्मेटरी क्या है? ऑलरेडी जो थ्योरी जनरेटेड है हम उसको टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं कंफर्मेटरी रिसर्च मेथड, और ये टॉप डाउन अप्रोच है। 3 स्टेप्स होते हैं कंफर्मेटरी रिसर्च डिजाइन में भी। इसमें हाइपोथेसिस हमें बताना होता है, उसके बाद हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। तो कंफर्मेटरी मेथड जो है उसे हम टॉप डाउन मेथड, टॉप डाउन अप्रोच इसलिए भी कहते हैं क्योंकि हम यहाँ पर एक जनरल थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, हम एक पर्टिकुलर डेटा को टेस्ट करते हैं, इसीलिए ये टॉप डाउन अप्रोच है। कंफर्मेटरी मेथड को कभी कभार हम डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं, बिकॉज इट मूव्स फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, यानी कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा जनरल डेटा होता है क्योंकि ऑलरेडी थ्योरी जनरेट हो चुकी है, तो हमारे पास डेटा इन्फॉर्मेशन सब कुछ पहले से ही है और अब हम काफी स्पेसिफिक नैरो डाउन करते हुए चलते हैं चीजों को, इसीलिए कंफर्मेटरी मेथड है। मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है बट हम उसको बहुत स्पेसिफिक बनाते हैं, तो यहाँ पर हम जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंफर्मेटरी मेथड। कंफर्मेटरी मेथड इज द ट्रेडिशनल थ्योरी टेस्टिंग अप्रोच,
ना। ये अगर हमें थ्योरी टेस्ट करना है तो ये कंफर्मेटरी मेथड इज ट्रेडिशनल अप्रोच, बट इट फॉलोज अ लॉजिक ऑफ जस्टिफिकेशन दैट सेज ऑलवेज टू टेस्ट योर थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस विद न्यू डेटा टू सी इफ दे आर जस्टिफाइड। अब कई कई रिसर्च ऐसे होते हैं कि जो बहुत साल पुराने हो जाते हैं, तो उनको हमें वापस से कंफर्म करना पड़ता है कि स्टिल दिस डाटा जो आपने कलेक्ट किया है वो उस रिसर्च के साथ मैच करता है या नहीं, जस्टिफाई करता है यानी उस चीज को। अब कंफर्मेटरी रिसर्चेस को भी करने के लिए मेथड्स हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सबसे पहले, नाउ इट डिस्क्राइब्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, सिचुएशन और फिनोमेना। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है कि आप किसी भी पॉपुलेशन, सिचुएशन या फिनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर रिसर्चर का वेरिएबल पर कोई कंट्रोल नहीं होता। हम यहाँ पर किस तरीके के आंसर्स को क्वेश्चन करते हैं, जैसे हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ मच। नाउ यहाँ पर हम किस तरीके के मेथड्स यूज करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, सर्वे, ऑब्जर्वेशन, सेंसस स्टडीज। एग्जाम्पल, डिटरमाइनिंग द परसेंटेज ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स हु यूज सोशल मीडिया डेली है। ये हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यहाँ पर जो रिसर्चर है उसने वेरिएबल को कंट्रोल नहीं किया, जो भी चीजें हैं उसको सिंपली उसने ऑब्जर्व किया एंड रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता है। यहाँ पर रिसर्चर जो है वो मैनिपुलेट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एंड बाकी अदर फैक्टर्स को वो कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल, टेस्टिंग वेदर अ न्यू टीचिंग मेथड इंप्रूव्स स्टूडेंट परफॉर्मेंस। यहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं कि क्या जो न्यू टीचिंग मेथड हमने इंट्रोड्यूस किया है उससे स्टूडेंट का परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ है, इंप्रूव हुआ है या नहीं। इसको टेस्ट करने के लिए हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। देखो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में जो रिसर्चर है वो कंप्लीटली बाकी फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकता है, बट क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में हम जो रिसर्चर है वो कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकता वेरिएबल को, एंड पार्टिसिपेंट जो है वो रैंडमली ग्रुप में असाइन नहीं किए जा सकते। यहाँ पर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज कोरिलेशनल रिसर्च। यहाँ पर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल को एग्जामिन करने के लिए, उनके रिलेशनशिप को समझने के लिए हम कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन यूज करते हैं। एंड यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑब्वियसली नहीं हम देखते हैं। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी टाइम एंड एग्जाम स्कोर, कि कितना % बच्चे ने पढ़ा है और कितना स्कोर जो है उसने गेन किया है। इसमें ये सिंपली हम रिलेशन देख रहे हैं, हम कॉज एंड इफेक्ट नहीं देख रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट वन इज क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। इससे पहले हमने क्वांटिटेटिव देखा था, अब हम क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स की बात करते हैं। तो 5 स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च है, जैसे फिनोमिनोलॉजी, एथनोग्राफी, नैरेटिव इंक्वायरी, केस स्टडी रिसर्च एंड ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। तो फिनोमिनोलॉजी क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंस जो होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर फिनोमिना, उसको समझने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम ये स्टडी करते हैं। नाउ आवर रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल एक्सपीरियंस अ फिनोमेना फ्रॉम ईच पर्सन्स ओन पर्सपेक्टिव। यहाँ पे रिसर्चर क्या करता है, ये समझने की कोशिश करता है कि जो लोग हैं वो किसी भी फिनोमेना जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है उसको अपने पर्सपेक्टिव से वो किस तरीके से बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, you might conduct a phenomenological study of elementary school students who have lost a parent to describe the elements and whole of the experience of parental loss। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि किसी एलिमेंट्री स्कूल में जिन स्टूडेंट्स ने जिसने अपने पेरेंट्स को खो दिया है उनका एक्सपीरियंस कैसा है पेरेंटल लॉस का, वो अगर हमें जानना है तो हम उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक बच्चे से जाएंगे, उससे बातें करेंगे एंड उनका एक्सपीरियंस समझेंगे, राइट। तो ये जो लिव्ड एक्सपीरियंस है वो वही बच्चा बता सकता है जिसके पेरेंट्स को जिसके पेरेंट्स को वो खोया है, जिस बच्चे ने अपने पेरेंट को खोया है वही उस एक्सपीरियंस को बता सकता है ना। बाकी जो लोग हैं वो नहीं बता सकते क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स को नहीं खोया है। सो दैट इज फिनोमिनोलॉजी। नेक्स्ट वन इज एथनोग्राफी। तो एथनोग्राफी का लिटरल मीनिंग होता है राइटिंग अबाउट पीपल। सो एथनोग्राफी इज ऑल्सो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी, जहां पर हम लोगों को पढ़ते हैं, उनके कल्चर, ग्रुप, कम्युनिटीज को पढ़ते हैं इन देयर नेचुरल सेटिंग्स टू अंडरस्टैंड कि उनका बिहेवियर कैसा है, उनके बिलीव्स क्या है, प्रैक्टिसेस क्या है, सोशल इंटरेक्शन क्या है। एग्जांपल से समझते हैं, ए रिसर्चर में स्पेंड सेवरल मंथ्स इन अ रूरल विलेज टू अंडरस्टैंड लोकल हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशन एंड बिलीव्स अबाउट इलनेस। एक रिसर्चर है वो काफी सालों तक, काफी टाइम तक जो है एक रूरल विलेज में रुकता है, वो ये समझने के लिए कि उस गांव में अगर कोई बच्चा बीमार पड़ता है या कोई पर्सन बीमार पड़ता है तो किस तरीके के हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस वहां पर होते हैं, वहां पे किस तरीके का ट्रेडिशन होता है एंड किस तरीके का बिलीफ होता है अबाउट इलनेस। सो दिस इज वन ऑफ द स्टडी।
So that is called ethnography. Next we will discuss about narrative inquiry. Narrative inquiry या narrative research भी कह सकते हैं, ये भी qualitative research methodology है जो किस पर फोकस करता है, लोगों के एक्सपीरियंस पर, through the stories they tell. ठीक है, so it focuses on the personal stories and their life experience. And यहाँ पर हम कैसे डेटा को कलेक्ट करते हैं, through interviews, through autobiographies, through diaries, through letters, और अगर इनका कोई पर्सनल अकाउंट है उससे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर्स स्टडिंग द experience of cancer survivors may collect and analyze their life stories to understand how they cope with illness and recovery, right? So this is called narrative inquiry. Next one is case study, a form of qualitative research that is focused on providing a detailed account of the characteristics and dynamics present in one or more cases. So basically case study क्या होता है, जहाँ पर हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज का, दैट इज कॉल्ड केस एनालिसिस या इन डेप्थ एनालिसिस जिसे कहते हैं. फॉर एग्जांपल, रिसर्चर जो है वो क्या करना चाह रहा है कि मान लेते हैं कि वो कैसे कैंसर सर्वाइवर को एज अ केस लेता है, उसको एग्जामिन करता है. सो वो कैसे कर सकता है, यूजिंग इंटरव्यूज, यूजिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स, फैमिली पर्सपेक्टिव्स, ऑब्जर्वेशन, इन सभी तरीकों से वो उसको कर सकता है. नाउ द गोल इज टू अंडरस्टैंड द पर्सन रिकवरी प्रोसेस विद इन द ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट. नेक्स्ट वन इज ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च. ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी है. ऑल्सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो भी डेटा है हम पार्टिसिपेंट से कलेक्ट करते हैं एंड बिल्कुल रूट लेवल से स्टार्ट करते हैं. हमको एक बिल्कुल रूट लेवल से डेटा को कलेक्ट करते हैं एंड फिर थ्योरी बनाते हैं. ग्राउंडेड थ्योरी इंडक्टिव अप्रोच है जहां पर हम चीजों को इंड्यूस कर रहे हैं फॉर जनरेटिंग थ्योरीज और एक्सप्लेनेशन. यहाँ पर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं सिस्टमेटिकली और फिर उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं डेटा को, उसके बाद थ्योरी जनरेट करते हैं. एंड सो फॉर एग्जांपल हमें ये जानना है या हमारा रिसर्च टॉपिक है कि हाउ डू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कोप विद एकेडमिक स्ट्रेस. यानी कि अगर किसी स्टूडेंट को जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनको एकेडमिक स्ट्रेस होता है तो वो किस तरीके से उसे कोप अप करते हैं. तो इसके 5 स्टेप कर सकते हैं. जैसे हमने डेटा कलेक्ट किया स्टूडेंट से, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से, उसके बाद हमने डेटा को कोड किया, जो भी हमें डेटा मिला उसको हमने कोड किया. देन हम उस कोडेड डेटा के कैटेगरीज को डेवलप करेंगे, यानी जो सेम कोडेड होंगे वर्ड्स उनको एक कैटेगरी में रखेंगे और इस तरीके से हम काफी कैटेगरीज बनाएंगे. देन वी विल फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम, जो अलग अलग कैटेगरीज होंगी उनके बीच का हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे. एंड देन फाइनली वी विल जनरेट अ थ्योरी. The final grounded theory might be following. Students cope with the academic stress through a progressive adaptation process that begins with emotional overwhelm, followed by support-seeking behaviors, active coping strategies, and eventual adjustment. So ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से अगर हमने डेटा कलेक्ट किया होगा तो हमारा रिजल्ट क्या आ सकता है. तो स्टेप 5 जो है हमने वहां पर एक थ्योरी को जनरेट किया जो कि बेसिकली हमारा ग्राउंडेड रिसर्च जो मेथड ग्राउंडेड थ्योरी में हम करते हैं जनरली, उसका आंसर हो सकता है. नाउ दिस थ्योरी वाज नॉट डिसाइडेड बिफोर हैड. हमने पहले थ्योरी को डिसाइड नहीं किया, हमने डेटा को कलेक्ट किया, उसके बाद उसको कोड किया, उसके बाद उसको कैटेगरीज में डेवलप किया, देन उसके बाद हमने रिलेशनशिप निकाला, उसके बाद ये थ्योरी जनरेट हुई है. सो दिस थ्योरी वाज not decided beforehand, it emerged from the data. ये डेटा से इमर्ज होकर आया and which is why it is called grounded theory, क्योंकि ग्राउंड से स्टार्ट हुआ है. एकदम हमने यहाँ पे इसको डेटा को कलेक्ट करने के बाद फिर थ्योरी को जनरेट किया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ग्राउंडेड थ्योरी. सो एक क्विक मेमोरी टिप भी है आप लोगों के लिए. जब फिनोमेनोलॉजी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की, लिव्ड एक्सपीरियंस की. देन नैरेटिव इंक्वायरी की बात करते हैं तो जहां पर स्टोरी टेलिंग की बात होती है, दैट इज नैरेटिव इंक्वायरी. केस स्टडी में हम केसेस को स्टडी करते हैं. एथनोग्राफी में जहां भी कल्चर, बिलीव्स, थॉट्स इनके बारे में बात होती है, दैट इज एथनोग्राफी. एंड ग्राउंडेड थ्योरी में हम थ्योरी करते हैं जनरेट फ्रॉम द डेटा. सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड ये था बेसिक्स ऑफ रिसर्च एंड आई होप आपको ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने समझा दिया और आप लोगों को समझ में आ गया होगा.